में एक छोटा सा चैप्टर बिल्कुल बीच में बड़े बड़े चैप्टर्स के दब जाता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग जल्दी से कवर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जैसे हमारे पास चैप्टर की वेटेज इंपॉर्टेंट है, जैसे अगला चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स का, तो हो सकता है उसका रिवीजन क्लास थोड़ा सा बड़ा हो, और जैसे निन्नू पिन्नू छोटा मोटा चैप्टर है तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी से मेन कांसेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। नो डाउट इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और कई सारी चीजें आपको स्पेक्ट्रम तक याद करने पड़ते हैं, फ्रीक्वेंसीज तक याद रखनी पड़ती है, राइट। तो काफी सारी चीजें याद करने के लिए भी है और काफी सारी चीजें समझने के लिए भी है। तो चला जाए बेटा, इस चैप्टर में डुबकी मारी जाए और नमकीन नमकीन बाहर निकला जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है दैट इज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम हैज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E and B which are always perpendicular to each other. The direction of polarization is given as x and that of wave propagation is given as k. Then हमें बताना है कि wave propagation किसके पैरेलल होएगा और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन किसके पैरेलल होएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा, इन EM waves we have a coupled electric and magnetic field। दोनों ही हमारे पास आपस में एक दूसरे के साथ कपल बना के घूम रहे होते हैं, ठीक है। दोनों के डिसीजन एक जैसे होते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर प्लेन में चल रही होती है, ऐसे, ठीक है। दोनों एक ही समय पर एक डिसीजन लेते हैं कि मैक्सिमम हो जाए। अगर ये E0 हुआ तो ये B0 हो जाता है। फिर दोनों सेम टाइम पर 0, सेम टाइम पर नेगेटिव में E0 और नेगेटिव में B0, इस टाइप से हमारे पास चलता रहता है, राइट। तो ये हमारे पास कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। याद रखना बेटा कि हमारे पास जो EM वेव है, ठीक है, वो अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपने करंट के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट हो जाए तो उसके पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है इन अ कपल्ड फॉर्म, दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है, या वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है, कई बार क्वेश्चन में इसी को पॉइंटिंग वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर अगर नाम आ जाए तो याद रखना वो वेव प्रोपगेशन या फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी की बात हो रही होती है। तो आपको यह भी याद रखना है पॉइंटिंग वेक्टर भी क्वेश्चन में बोला जा सकता है। तो वो हमारे पास आता है E क्रॉस B से, ठीक है। फिर से डायरेक्शन आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, तो E पे हाथ रखेंगे इस तरीके से कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फेस करे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, E क्रॉस B करोगे, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। तो ये है हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो दैट विल बी द प्रोपगेशन। तो हमारे पास जो K वेक्टर है, उन्होंने कहा प्रोपगेशन वेक्टर, तो वो देखा जाए तो इस पैरेलल टू K वेक्टर ये आ गया, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास पोलराइजेशन, आपने थोड़ा बहुत 12th में पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब आप रिवाइज कर रहे हो सारी चीजों को, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर, ठीक है, लाइट वेक्टर। हमारे पास जो चीजें आप देखते हो, भले ही वो कलर हो, भले ही वो इंटेंसिटी हो, वो हमारे पास रेटिना पे जो कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल वेक्टर फॉर अवर स्टिमुलस। मींस इनको स्टिमुलस देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देख पाते हैं। तो यही हमारे पास एक लाइट वेक्टर भी कहलाता है। और कभी भी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन की अगर आप बात करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा लाइट वेक्टर के फॉर्म में होता है, लाइट वेक्टर के पैरेलल होता है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद रखना है कि जो x बार है दैट शुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड k बार या k कैप दैट मस्ट बी पैरेलल टू E क्रॉस B। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहां पे चमक रहा है दैट इज अ B ऑप्शन। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके,
If E and B represent the electric and magnetic field vectors of the electromagnetic wave, the direction of propagation. तो अभी हम लोगों ने बात करा तो direction of propagation, ठीक है, that is same as pointing vector, ठीक है, pointing vector. और pointing vector को हम लोग H vector से डिनोट करते हैं, that is given by E cross B divided by mu naught. ये होता है, ठीक है. तो जो भी हमारे पास E क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो है, उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन भी है. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो आपको यहां पर ध्यान से चीजों को देखना है कि आप B क्रॉस E ना मार्क करें तो E क्रॉस B दैट विल बी दी आंसर. ओके, तो ये कई बार घुमा घुमा के पूछा है. अगर आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर अगर आपको निकालना आ जाए, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फॉर्म में दे दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप के फॉर्म में दे दिया जाए, और मैग्नेटिक फील्ड आपको BX I कैप, BY J कैप एंड BZ K कैप के फॉर्म में दे दिया जाए, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए बेटा. कि हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करेंगे I माइनस J K EX EY EZ BX BY, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड BZ. तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, 1 बाय म्यू नॉट कर लोगे, तो दिस विल गिव यू H वेक्टर, जो हमारे पास होता है पॉइंटिंग वेक्टर. और कहां गया हमारे पास, ठीक है, दैट विल गिव यू H वेक्टर. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास. ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे. The figure here gives the electric field of an electromagnetic wave at a certain point and at a certain instant. ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं ना कहीं दे दिए गए हैं, तो एक बार हम लोग अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं. एक एक्स एक्सिस यहां दे दिया, वाई एक्सिस जो जनरल हमारे पास है, और जेड एक्सिस बाहर के डायरेक्शन में हमें दे दिया गया. ठीक है, अच्छा. द वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन नेगेटिव जेड. ठीक है, मींस हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर या फिर पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, मैं इस टाइप से लिख देता हूं, वो हमारे पास माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है. माइनस जेड में उन्होंने दे दिया है. द डायरेक्शन ऑफ अदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव एट द पॉइंट ऑफ द इंस्टेंट इज. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरा ध्यान से देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, विच इज जे कैप. ओके, तो हमारे पास हमें पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर देखें तो वो E क्रॉस B से हमें मिलता है. ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो माइनस जेड में आना चाहिए. अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रखें कि थंब भी तो E क्रॉस B का डायरेक्शन देगा. तो मैं अगर इसको इस टाइप से रख लूं, ठीक है, तो मेरा थंब अंदर हो गया, मींस प्रोपगेशन अंदर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर. E क्रॉस B करोगे तब जाके थंब अंदर आएगा. मींस अगर आपका B यहां पर होता, ठीक है, B अगर आपका यहां पर होता, तब हमारे पास जरा देखो y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो E क्रॉस B करने के बाद ही थंब अंदर जाएगा. तो हमारे पास ये x कैप या फिर I कैप में आंसर होना चाहिए पॉजिटिव में. ठीक है, तो पॉजिटिव x एक्सिस दैट मस्ट बी द डायरेक्शन. तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर. ठीक है, चला जाए तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा ए ऑप्शन. ओके, चला जाए बेटा अगले पे. The electric field of an electromagnetic wave traveling through a vacuum is given as. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दे रखी है, that E is equal to E naught sin kx minus omega t, ये दे दिया. आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं साइनोसाइडल फंक्शंस बना रहा था, तो साइन का फंक्शन रहता है ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. हमारे पास ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, तो आपको यहां पर पता होगा कि बेटा जो ये k होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, और जो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई न्यू. ठीक है, हमारे पास तो अगर हम लोग बेटा पहला ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन दैट इज इक्वल टू k इंटू ओमेगा, तो हम लोग देखें तो 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, इंटू 2 पाई न्यू, तो दैट विल बी न्यू बाय लैम्डा. ठीक है, बी ऑप्शन को जरा देखें तो दैट इज k बाय ओमेगा. ठीक है, तो k आ जाएगा बेटा 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, इंटू 2 पाई न्यू, ये आ जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय न्यू लैम्डा. ठीक है, सी ऑप्शन को जरा देखो, हमारे पास k स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर
बाय लैम्डा का स्क्वायर इंटू 2 पाई न्यू, ये आ गया, और कैंसिल आउट होने के बाद 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर न्यू आ गया, और डी ऑप्शन को अगर आप देखोगे ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू। ठीक है, अब आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लैम्डा नहीं है? उन्होंने कहा ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट मींस लैम्डा नहीं है। आधे बच्चे कहेंगे कि सर यहां पे दिख रहा है, लेकिन जो हमारे पास c इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, ठीक है, वेयर देयर इज c स्पीड, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ। तो लॉजिकली देखा जाए बेटा तो मैं यहां पे कह सकता हूं, इसको मैं 2 पाई c बाय लैम्डा भी लिख देता तो ये लैम्डा पे डिपेंडेंस आ जाएगा, तो दिस इज नॉट द आंसर। ये तो डायरेक्टली लैम्डा पे डिपेंड भी कर रहा है। जरा देखो 2 पाई न्यू लैम्डा को मैं c लिख लूं तो c इंटू लैम्डा आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कांस्टेंट है इन अ मीडियम, दैट इज कांस्टेंट, तो ये भी हमारे पास डिपेंडेंस ऑन लैम्डा है, तो ये भी नहीं आएगा। न्यू इंटू लैम्डा है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन c। आधे बच्चे कहेंगे सर लैम्डा पे तो ये भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन नहीं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ EM वेव इन अ मीडियम, इन्होंने वैक्यूम दे दिया क्या? ठीक है, वैक्यूम ही दे दिया है, तो इन वैक्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है बेटा तो काम तो बनी गया अपना, तब तो काम बनी गया है ना। तो ये हमारे पास इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारे पास लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। आप न्यू को लिख सकते हो c बाय लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये भी लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो बी ऑप्शन दैट विल बी दी आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई आरएमएस जो हमें दे रखा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 720, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज टोटल एनर्जी, जो हमारे पास टोटल एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपने देखा हो, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। याद है आपको? ये याद रखना है, ठीक है, कि हमारे पास इसी को आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते थे, बी स्क्वायर आरएमएस अपॉन म्यू नॉट, हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आरएमएस का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखे बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू हमारे पास 720 इंटू 720। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.58 ये आएगा, 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इस टाइप से आप कैलकुलेट आउट करोगे, विच विल गिव यू ए ऑप्शन। ठीक है, विच विल गिव यू ए ऑप्शन, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, टोटल है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमने तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर पढ़ा था, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है हाफ, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो पीक होता है, तो आपको पता है ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2 होता है। ठीक है, तो ई नॉट की बात करोगे तो रूट 2 आरएमएस आ गया, ई आरएमएस। ठीक है, रूट 2 ये था, तो ई नॉट की बात करोगे तो रूट 2 ई आरएमएस आ गया, यहां पर रखोगे कट जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जरा देखो, इन्होंने बहुत गंदी सी एक वेव दे दी है, दैट इज EY इज इक्वल टू, मैं दूसरे कलर में लिख लेता हूं जिससे आराम रहे, तो EY इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 2.5 N/c यूनिट है हमारे पास। ठीक है, कॉस हमारे पास 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 रेडियंस पर मीटर इंटू टी। ठीक है, यूनिट हटा रहे हैं अभी, माइनस पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 हमारे पास इंटू एक्स, कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी थी, यूनिट की वजह से और गंदी लग रही है, तो यूनिट फॉर द टाइम बिंग हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें दे रखा है Ex इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में नहीं है और जेड में नहीं है। ठीक है,
मींस जैसे ही टाइम के साथ होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड y में बन रही है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज अलोंग y एक्सिस, मींस टाइम के साथ आपको y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मतलब हो सकता है 2 मिले 3 मिले लेकिन y में मिलेगा, ठीक है। ये x क्या बता रहा है, दिस टेल्स यू अबाउट द प्रोपगेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फेस ऑफ ए वेव, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू केवी, ये रिलेशन पढ़ा है केंद्र विद्यालय, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। ओमेगा हमेशा टाइम के साथ होता है, के हमेशा एक्स के साथ होता है, तो ओमेगा और के पता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के आपने पढ़ा होगा। तो हमें क्या क्या चीजें बतानी है, वेवलेंथ बतानी है, अच्छा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप जरा देखो यहां से आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलेगा, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या यहां पे बेटा जेड भी आ सकता है, ठीक है, तो मींस जो वेव चल रही है वो दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर x दे रखा है तो हम कहेंगे यार वेव चल रही है अलोंग x, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज x एक्सिस। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कैसे याद रखना है, अगर इन दोनों का साइन सेम आ गया, ठीक है, इफ ओमेगा टी एंड के एक्स हैज सेम साइन, ठीक है, तो ये माइनस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा होगा, एंड ओमेगा टी एंड के एक्स हैज सेम साइन, हैज अपोजिट साइन, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवलिंग होगा। तो अगर मैं देखूं बेटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये ट्रेवलिंग वेव है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपगेशन हो रहा है, और तो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स, मूविंग अलोंग माइनस एक्स, मूविंग अलोंग नहीं, एम्पलीट्यूड वाई में है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई आएगा। अब फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो 2 पाई न्यू, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको 2 पाई न्यू से इक्वेट करूंगा तो देखो न्यू आ रहा है 10 की पावर 6, तो वो दोनों में ही है, और ये था k विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बेटा तो 2 पाई बाय लैम्डा जो आपको दे रखा है दैट इज पाई इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, पाई से पाई चला गया तो 200 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो हमारे पास 200 मीटर्स, तो बी ऑप्शन जो आएगा दैट विल बी दी आंसर, तो बी ऑप्शन दैट विल बी दी आंसर। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको वेव की इक्वेशन देख के पैरामीटर्स निकालने आने चाहिए कि हमारे पास दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई वाई, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई, ये टाइम के साथ जो भी वैल्यू देगा, कॉस के अंदर की वैल्यू बेटा हमारे पास -1 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, तो कॉस की जो भी वैल्यू आएगी वो 2.5 से मल्टीप्लाई आएगी, हो सकता है 1 हो, -1 हो या 0 हो, लेकिन जो भी बनेगा वो y एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, ठीक है। जो प्रोपगेशन है वो आपको यहां से पता लगेगा कि ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, z एक्सिस या x एक्सिस, ओके। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अगर ex होगा तो हो सकता है z में हो या y में हो, अगर ey है तो हो सकता है x में हो या z में हो, अगर ex होता तो यहां पे y या z आपको मिलेगा। अब z एक्सिस में भी पॉजिटिव z एक्सिस या नेगेटिव z एक्सिस दोनों हो सकते हैं, तो आपको यहां पे दोनों का साइन देखना है, ठीक है, दोनों का साइन देखना है। अगर दोनों साइन पॉजिटिव है या दोनों साइन नेगेटिव है तो वो हमारे पास हमेशा ट्रेवल करेगा नेगेटिव में, और अगर ये अपोजिट साइन के मिल गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारे पास हमेशा जो प्रोपगेशन होगा दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव। जो टाइम के साथ लिखा होता है दैट इज ओमेगा, और जो एक्स के साथ लिखा होता है दैट इज के, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा इक्वल टू, केंद्र विद्यालय स्कूल नाम पढ़ा है तो ओमेगा इक्वल टू केवी से याद रखना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ओके। तो हमारे पास इस चीजों को सारे को कंसीडर करते हुए हमारे पास बी ऑप्शन दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चला जाए अगले क्वेश्चन पे, ओके। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैंने कहा कि हमारे पास ये चीज आपको ध्यान देखनी है, इलेक्ट्रिक, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक
एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अगर हम लोग देखें बेटा तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है। और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट, अगर हम लोग यहां पे बात करें, मान लो तुम पीक वैल्यू के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल्दो यहां पे ई इस टाइप से रहेगा। ठीक है, E बाय बी इज इक्वल टू सी, आपने ये भी पढ़ा है। जो इनके एम्पलीट्यूड रिलेटेड होते हैं वो इस टाइप से, और ये हर टाइम पर वैलिड है। पीक वैल्यू पर भी वैलिड है, कम वैल्यूज पर भी ये वैलिड है। तो E बाय बी लिखो या E नॉट बाय बी नॉट। सर क्या मतलब? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होती है E नॉट, ये होती है माइनस E नॉट। ये इस टाइम पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी टाइम पर अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो ये E हो गया, ये B हो गया, इनका रेशियो E बाय B का रेशियो भी C होता है और E नॉट बाय B नॉट का रेशियो भी C होता है। तो हम लोग किसी भी टाइम के लिए ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेशन पता थे। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, तो E हो जाएगा B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर की बात करोगे 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट आ गया ना, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बेसिकली जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी थी। तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसी से तो कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का रेशियो 1:1 होता है। मींस म्यू ई बाय म्यू बी का रेशियो अगर आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 1:1। ठीक है, और म्यू टोटल की अगर आप बात करोगे तो ट्वाइस ऑफ म्यू ई भी लिख सकते हो, प्लस और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू बी भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। मतलब जब हमारे पास ईएम वेव चल रही होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, दोनों के पास एनर्जी है। एक के पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, और एक पे बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। दोनों का कपल करके टोटल एनर्जी आती है और वो दोनों 1:1 के रेशियो में डिवाइडेड होते हैं। तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो सी ऑप्शन दैट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, 0 हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। वेव में हमारे पास एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ ऑफ, नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल, नहीं। वो दोनों का रेशियो 1:1 का रहता है। ये आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन में घुमा घुमा के ये चीज पूछी गई है। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, A plane electromagnetic wave travels in a free space along x-axis, means हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दैट इज along x-axis। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज along EY, तो मतलब y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 9.3 वोल्ट पर मीटर, ये दे दिया। द मैग्नेटिक इंडक्शन बी along z axis इज, अब जरा देखो, कई बच्चों ने पढ़ा सर E नॉट बाय बी नॉट होता है C, आपने तो पिछले वाले में E बाय बी इक्वल टू सी दे दिया। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास कभी भी जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कपल है इन सेम फेस, लेकिन 90 डिग्री शिफ्टेड कह सकते हैं कि वो हमारे पास 90 अलग दूसरे प्लेन में होती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम रहेगी, तब रिलेशन E नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, किसी और टाइम की अगर मैं बात करता हूं, मान लो कि मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसी पर्टिकुलर टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो भी हमारे पास रेशियो मेंटेन रहता है। ये हर टाइम के लिए वैलिड है बेटा, हर टाइम के लिए हमारे पास ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो हमारे पास द मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यही रिलेशन यूज करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग वी कैन यूज E बाय बी इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, हमारे पास इन फ्री स्पेस दे दिया है, तो वैक्यूम में आपको स्पीड पता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ C, है ना, ये आ गया। E की वैल्यू दे ही रखी है, तो B की बात करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू E बाय C। E की वैल्यू थी हमारे पास 9.3 अपॉन 3 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 3.1 × 10⁻⁻8। ठीक है,
3.1 इंटू 10 की पावर -8, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर, ओके। तो दिस विल बी द कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चला जाए बेटा अगले पे, ओके। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने क्या कहा था, स्टेशनरी चार्ज, अगर चार्ज प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, अगर रेस्ट पर है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है। और यहां पर आइसोलेटेड अलग अलग है, ठीक है, माइनस है, आइसोलेटेड है, ठीक है। तो माइनस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है ऐसे, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दे आर एट रेस्ट, व्हेन दे आर एट रेस्ट, जब भी चार्जेस रेस्ट पर हैं तो सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, अगर हमारे पास चार्जेस बेटा किसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं तो ये करंट डेवलप करेगा, करंट डेवलप करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आती है, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। करंट अगर इस डायरेक्शन में तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होता है तो इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलती है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है, ओके। तो दिस इज ई एंड दिस इज बी, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव या फिर पॉइंटिंग वेक्टर। तो हमारे पास चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल ओनली डेवलप मैग्नेटिक फील्ड, अ स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अ चार्ज पार्टिकल नहीं, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज, यही हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना पाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे, ओके। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I on a non-reflecting surface and see the speed of light, ठीक है। This is called radiation pressure. This is a concept of radiation pressure. Radiation pressure, ठीक है। होता क्या है, आपने डी ब्रॉगली से पढ़ लिया बेटा कि हमारे पास P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है ना, वेयर P इज मोमेंटम, प्रेशर नहीं, मोमेंटम। तो लॉजिकली हमारे पास कभी भी लाइट, अगर मान लो ये 100% रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 1 मींस 100% रिफ्लेक्टिंग है, ओके। तो कभी भी लाइट हमारे पास मान लो इस पे नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है, लाइट इस टाइप से जा रही है और इसको हिट कर रही है, तो आपको भी पता है अगर लाइट इस डायरेक्शन में अगर हिट करी, जिस डायरेक्शन में लाइट का प्रोपोगेशन होएगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होएगा, ठीक है, एंड दैट मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है तो लाइट टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है, सारा का सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा का सारा दे देगा, तो हमारे पास ये एच बाय लैम्डा आ जाएगा। देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम, हाँ है ना, देख भी सकते हो, एक बार डायरेक्शन नीचे है और एक बार डायरेक्शन ऊपर है, तो डेल्टा पी वेक्टर की बात करें, चेंज इन मोमेंटम, प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो फाइनल दिस इज पी एफ एंड दिस इज पी आई। तो पी एफ माइनस पी आई अगर मैं बात करता बेटा तो ये आ जाता हमारे पास 2h बाय लैम्डा, ठीक है। आई कैप जे कैप में जो भी आपको डायरेक्शन रखनी है आप रख सकते हो, ये हम लोग जे कैप में चल गए, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम आया, मान लो कि हमारे पास, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आता कहां से, ये अभी तो डायरेक्टली याद करना है, लेकिन जैसे ड्यूअल नेचर आएगा आपके पास तो आपको पता होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास P बाई ई, वेयर P इज P नॉट लिख लेते हैं, वेयर P नॉट इज पावर ऑफ बल्ब, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें हमारे पास मान लो NP, दिस इज NP, नंबर ऑफ फोटॉन जो बल्ब में निकालते वो हिट हो रहे थे, ठीक है, पर सेकेंड है, तो ये तो एक फोटॉन का, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटॉन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटॉन, एक फोटॉन के चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो ये आएगा, ठीक है। तो फोर्स होता था हमारे पास डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं एनपी से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये आ जाएगा एनपी इंटू 2h बाय लैम्डा, ठीक है। ये सीधे फोर्स बन जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन जो ऊपर है,
मान लो 10 फोटोन पर सेकेंड, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा तो फोर्स ही बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं तो 2h बाय लैम्डा इंटू पावर ऑफ द बल्ब अपॉन E, ठीक है। अब जरा देखना, हमारे पास एक रिलेशन फोर्स का ये आया, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2h बाय लैम्डा पावर ऑफ द बल्ब, और E इज इलेक्ट्रिक मींस एनर्जी ऑफ द वेव, तो hc बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा से लैम्डा गया, h से h गया, 2p बाय c। पावर को मैं इंटेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन इंटेंसिटी के टर्म में है, तो मैं 2IA बाय c भी लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज द फोर्स जो आ रहा था। अब इन्होंने क्या पूछा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज। नॉन रिफ्लेक्टिंग, अभी हम लोग रिफ्लेक्टिंग का लेके चल रहे थे, ठीक है। तो फोर्स जो आया 2p, तुम लिख सकते हो 2p बाय c भी लिख सकते हो, 2p नॉट बाय c और 2ia बाय c, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए, और हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है p नॉट बाय c और ia बाय c फॉर 100% एब्जॉर्बिंग बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी, ये भी कह सकते हो, ठीक है। 100% एब्जॉर्बिंग या फिर ब्लैक बॉडी, ओके। आपसे क्वेश्चन में फोर्स ना पूछ के उन्होंने प्रेशर पूछा है, तो यहां पे ये वाला एरिया उस साइड ले जाओ, तो प्रेशर की बात करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2IA बाय c, और इसका प्रेशर ब्लैक बॉडी का प्रेशर की बात करोगे तो I बाय 2IA बाय c है, ठीक है। तो यहां पे a नहीं होगा, 2I बाय c एंड I बाय c, ये आ जाता है। सर यहां पे 2 क्यों चला गया, क्योंकि अगर ये 100% होता तो ये वाला आता ही नहीं, चेंज इन मोमेंटम सिर्फ h बाय लैम्डा का होता, तो ये ट्वाइस का फैक्टर रहता ही नहीं यहां पर, ठीक है, इसलिए। तो अगर हम लोग देखें बेटा, हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेशर निकालना था, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I, ठीक है, ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग, 100% नहीं मींस ये क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी I बाय c विच इज C ऑप्शन, ठीक है, दिस इज C ऑप्शन। आपको ये याद भी रखना है, 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए 2IA बाय c फोर्स हो जाता है, और ब्लैक बॉडी के लिए IA बाय c, ट्वाइस का फैक्टर हट जाता है, ठीक है। और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बन जाएगा 2I बाय c और I बाय c। तो दिस इज अ कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कहीं ना कहीं ड्यूअल नेचर के साथ भी आपका क्लब होता है, ओके। तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट से याद करिएगा। चला जाए अगले पे, ओके। An electromagnetic wave going through a vacuum is described as, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा हमारे पास, ठीक है, that E is equal to E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इस टाइप से आ गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर या इक्वेशंस आर ट्रू, ठीक है। E नॉट और B नॉट के बीच का रिलेशन, तो आपको पता है देयर इज अ रिलेशन, इन दोनों को रिलेट करना है कहीं ना कहीं, और ओमेगा और इससे रिलेट करना है, ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशन फॉर E नॉट एंड B नॉट, और अगर हम लोग देखें बेटा E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C, ये होता था, राइट। अब C को अगर हम लोग बात करें, वेयर C यहां पर हमारे पास वैक्यूम थ्रू अ वैक्यूम, तो C को अगर हम लोग बात करें तो 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बेटा, ओमेगा इक्वल टू केंद्र विधाल्य बोला था, ठीक है, तो V आ जाएगा ओमेगा बाय K, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ओमेगा बाय K भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। हमारे को परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का लेना देना नहीं है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E नॉट इंटू K इज इक्वल टू ओमेगा इंटू B नॉट, तो दिस विल बी द रिलेशन, ठीक है। K थोड़ा दूर हो गया मान लो, ठीक है। तो ओमेगा E नॉट इंटू K, B नॉट इंटू ओमेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो A ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, A ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पे, ओके। Which of the following statement is false for the properties of EM waves? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट गलत है?
बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये तो ट्रू है, ठीक है। मैंने बताया था ना, जब वेव बताया था तो मैंने कहा था दोनों का पीक वैल्यू सेम टाइम सेम पोजीशन पर ही आता है, ठीक है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। ये भी सही है, रेशियो 1:1 का आ रहा था। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, गलत। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू पॉइंटिंग वेक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी आप कह सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। एंड पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर नहीं, ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये गलत हो गया, दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। और हमारे को तो नॉट ट्रू बोला था ना, फॉल्स स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन दैट विल बी द आंसर। These waves do not require any material medium for propagation। आपको भी पता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास मीडियम नहीं मांगती है, ठीक है, वो हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, डू नॉट रिक्वायर, तो बिल्कुल ये ट्रू है हमारे पास। हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। ओके, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है, इज बीइंग चार्ज बाय वोल्टेज सोर्स हुज वोल्टेज इज चेंजिंग। मींस अब जरा यूनिट देखो, वोल्टेज पर सेकंड, मींस आपने एक बैटरी लगा रखी है जिसका dV/dt हमारे पास 3 वोल्ट पर सेकंड का है। 2019 का क्वेश्चन है, द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी इक्वल टू। आपको पता होगा बेटा ये पंगा आया ही क्यों। हमारे पास अगर मान लो बेटा हमारे पास एक सर्किट अगर ऐसा कंप्लीट होता और मैं बैटरी लगाता, आपको पता है कि ये सर्किट कंप्लीट है तभी करंट फ्लो हो पाएगा, है ना। अगर मैं सर्किट को ब्रेक कर दूं तो क्या करंट फ्लो होएगा? क्या मैं अगर इस सर्किट को ब्रेक कर दूं तो क्या करंट फ्लो होगा? आपने कहा, आप हमेशा कहोगे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप यहां पे देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो करंट। आपने कहा सर स्विच भी तो ऐसी काम करता है, मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन आपने ये चीज बहुत झट से मान ली थी कि अगर हम लोग यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा दे, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा दे, V और C ये है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये बैटरी इसको चार्ज करना स्टार्ट करती है, एक पे प्लस आ जाएगा, एक पे माइनस आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो करंट हमारे पास ऐसे फ्लो हो रहा होता है। तो ये लोगों को बहुत डाउटफुल लगा यार कि यहां पर तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो नहीं होगा, यहां पर भी तो वही बात है, सर्किट तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन एक प्लेट को पास रखने से करंट कैसे फ्लो हो गया, ठीक है। तो यहीं पर हम लोगों ने जब देखा, हम लोगों ने नहीं बाद में साइंटिस्टों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि एक होता है हमारे पास कंडक्शन करंट और इसके अंदर होता है एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कॉन्टिन्यूटी बना रहा होता है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी बना रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसको भी आप बहुत पास ले आओगे तो स्पार्क मार के करंट आ सकता है। मींस कई बार आपने देखा होगा वायर को बिल्कुल पास लाए होते, अगर ये हाई वोल्टेज है वायर को बिल्कुल पास लाए होते तो कई बार स्पार्क मारता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो मीडियम होता है वो पोलराइज करके ब्रेकडाउन में आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये सेपरेशन ज्यादा है, कैपेसिटर की प्लेट्स को दूर दूर रख दो, नहीं हो पाएगा कुछ, लेकिन जैसे अगर आप बहुत पास रखते हो तो बीच का मीडियम उसको कहीं ना कहीं कंडक्ट करवा पाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट और दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। याद रखना, आई कंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आई डिस्प्लेसमेंट, आई कंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ द चार्ज फ्लो के हिसाब से। तो हमारे पास जो चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, उन्होंने ये दोनों वैल्यूज पूछी हैं, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर मैं बात करूं तो उसका एक फॉर्मूला होता था Q इक्वल टू CV, ठीक है। अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो चार्ज इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। सिंस V इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास चार्ज भी चेंज करेगा एंड I इज इक्वल टू dQ/dt हो जाएगा, फिर करंट बन जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा C इंटू dV/dt और हमारे पास कैपेसिटेंस था 20 और हमारे पास ये था 3,
ठीक है, तो 60 हमारे पास माइक्रो एम्पेयर ऑप्शन आ जाएगा। सिंस इट वाज कि कैपेसिटर हमारे पास ये कंडक्शन करंट निकाला है हम लोगों ने, ठीक है, Q इक्वल टू CV, तो हमारे पास कैपेसिटर पे चार्ज हो रहा है तो कंडक्शन करंट आया और वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। तो अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन दैट विल बी दी आंसर। ओके, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा होता है ये भी आपको याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट बन किसकी वजह से रहा होता है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास चेंज हो रहा होता है, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेवलप्ड। हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनती है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा बेटा तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, इसके अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा नथिंग बट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आती है और फिर उन्होंने कहा यार अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक कंपास रखा गया था तब उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है और उन्होंने कहा यार अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ करंट है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और एक प्रॉब्लम और थी कि यार की कंटिन्यूटी खराब हो रही थी, तब माना गया कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है और वो बाद में प्रूफ भी हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये डेवलप कहां से हुआ। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, 100 ओम रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 100 ओम्स दे दी है, एंड कैपेसिटेंस अच्छा ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, ठीक है, मींस C की वैल्यू नहीं XC की वैल्यू हमें 100 ओम रिएक्टेंस की ये दे दी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स। अब देखो रिएक्टेंस वर्ड बोल दिया तो ये डीसी सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो ERMS हमें रिपोर्ट कर दिया है 220 वोल्ट का। मैंने कहा था ना आपके घर पे भी 220 वोल्ट आता है लेकिन वो AC सोर्स का आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो 220 वोल्ट क्या है, इफेक्टिव वैल्यू विच इज RMS वैल्यू। व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो वही है जो कंडक्शन करंट है जो वायर्स में फ्लो हो रहा है, तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया गया है, ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारे पास इट इज अ RC सर्किट विद AC सोर्स, ठीक है। अब जरा देखो, when the capacitor is 50% चार्ज, जब कैपेसिटर 50%, ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा R और C इस टाइप से, और ये है हमारे पास 220 वोल्ट, सॉरी AC सोर्स है, ठीक है, ERMS दैट इज 220, ठीक है, ये हमें दे दिया, इसका 100 ओम्स रेजिस्टेंस और इसका 100 ओम रिएक्टेंस दे दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल इंपीडेंस की बात करें, टोटल इंपीडेंस, तो हमारे पास इंपीडेंस आपको निकालना आता होगा अंडर रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग R² इसकी बात करें बेटा तो ये 100 का स्क्वायर प्लस XC का हमारे पास 100 का स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू 100√2, ठीक है। अच्छा, द पीक वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू होगी, वी नो, मैं यहां लिख देता हूं, वी नो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्शन करंट, ठीक है। तो अगर हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट निकाले, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट निकाले तो दैट विल बी इक्वल टू सेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का पीक वैल्यू जो पूछा गया है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय Z, यही तो होएगा, E0 डिवाइडेड बाय Z। तो हमारे पास दैट E0 विल बी इक्वल टू √2, E0 बाय √2 इक्वल टू 220 दे रखा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 220√2 अपॉन Z की वैल्यू आई थी 100√2, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/5, ठीक है। तो 11/5 अगर हम लोग देखें तो 2, ठीक है, तो 2 जा 10 और 2.2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट विल बी दी आंसर, दैट विल बी दी आंसर,
ठीक है, तो इसमें कोई पंगा नहीं। ठीक है, चला जाए आपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे को दे दी गई है बेटा, ठीक है, लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 cos 10 की पावर 7t प्लस के एक्स जे कैप। मीन्स ये जे कैप इसके लिए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वाई एक्सिस में है और प्रोपगेशन एक्स के अलोंग है। ठीक है, वेयर टी एंड एक्स आर इन सेकेंड्स एंड मीटर्स जो भी है, इट कैन बी इन्फरेड दैट। हमारे पास वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये तो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो भैया 10 है। ठीक है, हमारे पास 10 है, इसमें तो कोई पंगा नहीं, तो ये तो सही है। ओके, हमारे पास ये वाला तो सही है। वेव नंबर ऑफ वेव तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन में k की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है। ठीक है, k की वैल्यू तो हमारे पास kx के फॉर्म में दे रखी है, तो वेव अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये होता था 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, और ये होता था ओमेगा। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, द वेव इज प्रोपगेशन, ये दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव है। ओमेगा टी एंड के एक्स हैज सेम साइन, तो ये ट्रेवल कर रहा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस कहां से पता लगा? यहां से। तो द वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, वेव नंबर और लैम्डा, अब बात वही है कि हमारे पास k की वैल्यू तो नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर और कुछ सोचते हैं। हमारे पास जो ये k की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, ये k आ गया और ओमेगा आ गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज, वैक्यूम कहीं दे रखा है क्या? फ्री स्पेस हो जाएगा। जरा देखो, ये ओमेगा था 10 की पावर 7, तो इसको मैं 2 पाई न्यू लिख लूं। ठीक है, 2 पाई न्यू लिख लेते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 10 की पावर 7 बाय 2 पाई आ गया। स्पीड, क्योंकि ये वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हर की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमें वी नो कि हमारे पास c इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 की पावर 8 इक्वल टू 10 की पावर 7 अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 इंटू 2 पाई इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये 60 इंटू 3.14, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। तो 3.14 इंटू 6, 6 4 24, 6 7 8 6 18, तो 18 ठीक है 3.14। अच्छा, एक जीरो भी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 188.4 मीटर्स, तो ये लैम्डा आया। ठीक है, तो ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास। और तो अब जरा देख लेते हैं, 1 और 3 तो हमारे पास डायरेक्टली मैच कर ही रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। वेव नंबर होता है हमारे पास, न्यू बार से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 188.4। ठीक है, इसको कैलकुलेट आउट कर लेते हैं जल्दी से हमारे पास। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 188.4, ठीक है, 0.0053 आएगा। ठीक है, दोबारा चेक भी कर लेते हैं भैया, कई बार कैलकुलेटर गड़बड़ करता है। 188.4, ठीक है, ये गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास गलत आ रहा है। ठीक है, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो वो भी मैच नहीं हो रहा, तो 1 and 3 ऑप्शन हमारे पास, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो आपको अगर k की वैल्यू भी पूछी जाए तो भी आप ध्यान से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई पंगा? ओके, चला जाए हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, आगे देखा जाए। ओके, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा देखो, एवरेज फ्लक्स जो आपको दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है। इंटेंसिटी इज नथिंग बट हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो उस यूनिट से आप दिखा सकते हो, तो इंटेंसिटी की वैल्यू है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग मींस ब्लैक बॉडी दे दी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी दे दी गई है, ऑफ एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, तो टाइम इक्वल टू 1 मिनट में एनर्जी की बात करें तो इसी का फॉर्मूला आप देखो, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया है, और पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, एरिया इंटू टाइम हो गया। तो
इंटेंसिटी का डेफिनेशन पावर पर यूनिट एरिया भी है और एक और डेफिनेशन होता है हमारे पास, दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां से आप निकाल सकते थे इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है इंटू 20 और टाइम हमारे पास 1 मिनट तो 60 सेकेंड्स। ठीक है, 6 to 12 24 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स। तो सी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल है। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई आरएमएस आपको दे ही दिया है। ठीक है, ई आरएमएस जो हमारे पास है दैट इज 6 वोल्ट पर मीटर। द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब जरा देखो आपसे पूछा गया है पीक वैल्यू, तो हमें पता है ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 होता है। ठीक है, तो 6 इंटू रूट 2 दैट इज इक्वल टू ई नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड का पीक पूछा है तो हमारे पास ई नॉट बाय बी नॉट यूज करो दैट इज इक्वल टू सी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ई नॉट आ जाएगा 6 रूट 2 अपॉन सी दैट इज इक्वल टू बी नॉट, पीक वैल्यू पूछा है। ठीक है, मैं रूट 2 का पंगा नहीं लेता अगर आरएमएस वैल्यू पूछा होता है। इन्होंने दिया है आरएमएस लेकिन पूछा है पीक वैल्यू मींस ई नॉट या बी नॉट, ऐसे बी नॉट पूछा है तो ये आ जाएगा बेटा 6 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 दैट इज इक्वल टू बी नॉट। ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर -8 दैट इज इक्वल टू बी नॉट। ठीक है, कोई पंगा? तो हमारे पास अच्छा 1.4 का ट्वाइस करोगे 2.83 के आसपास आएगा इंटू 10 की पावर -8। तो ये हमारे पास 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी सा। मैंने कहा था ये रिलेशंस कई बार डिफरेंट तरीके से यूज करवाए गए। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, लाइट विद एन इंटेंसिटी एनर्जी फ्लक्स, मैंने कह दिया एनर्जी फ्लक्स इज बेसिकली इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी की वैल्यू दे दी है 25 इंटू 10 की पावर 4 falls on a perfectly reflecting surface at a normal incidence if the surface area A की बात करें 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर 15 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, अब फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है रेडिएशन फोर्स कह लेते हैं, रेडिएशन फोर्स। ठीक है, वो होता था 2IA/c, ये होता था फॉर 100% रिफ्लेक्टिंग, फॉर 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए। अगर ये ब्लैक बॉडी बोला गया होता तो ट्वाइस का फैक्टर मत लगाना। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 इंटू इंटेंसिटी 25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एरिया 15 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 25 5 to 10 तो 250, तो यही आ गया इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। तो बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो वही रेडिएशन फोर्स का अगर प्रेशर का होता तो 2I/c की वैल्यू हम लोग रिपोर्ट करते। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां तक है। तो अगर आप देखो बेटा तो इसमें आपको रेडिएशन फोर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज ईएम वेव्स में कैसे रहती हैं, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। E0/B0 इक्वल टू C का ध्यान रखना है, C इक्वल टू 1/√μ0ε0 उसका ध्यान रखना है। रेडिएशन फोर्स का बता दिया, एनर्जी डेंसिटी इसका ध्यान रखना है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो हम लोगों ने देखा उसका ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं EMI, AC और ऑप्टिक्स के बीच में सैंडविच होता है और बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। प्लीज आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वो रे ऑप्टिक्स का आने वाला है और आपको भी पता है रे ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।